नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो है हम राजस्थान की कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो देखिए, आपके जो सामाजिक विज्ञान में 4 किताबें हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इस वीडियो में जो है आपको 2 किताबों को कवर करेंगे। एक पहली इतिहास वाली किताब है और दूसरी आपकी भूगोल की किताब है। इन दोनों किताबों को हम कवर करेंगे। और यहाँ पर देखिए, इन दोनों किताबों में से जो है आपका सिलेबस कुछ भी कम नहीं किया गया है, यानी कि पूरी किताब में से जो है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वो भी थोड़े कुछ ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो इतिहास बुक है उसमें 5 पार्ट है, पाँचों पार्ट के। और जो आपकी भूगोल है उसमें जो है यहाँ पर 7 पार्ट है। तो इस तरह से कुल 12 पार्ट है दोनों में। तो इन दोनों को हमने इस पार्ट में कवर किया है और अगली जो 2 किताबें हैं उनको हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम और यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए जो है यहाँ पर पार्ट के नाम भी साथ में लिया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा इतिहास की किताब है, यानी कि भारत और समकालीन विश्व 2। इसका पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें देखिए, हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है। क्लियर। तो इसको आप याद कर लेना, ये आपकी गाइड में मिल जाएगा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में। वहाँ पर आप इसको राइट मार्क लगाकर इसको याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य जो है लिखिए। तो देखिए, वियना संधि क्या थी कि ये जो है उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे, और भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना, और नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, ये जो है वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य थे। और कहाँ कब हुई थी ये? 1815 में ये संधि हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रेनन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या किस प्रकार की? या अर्नस्ट रेनन के अनुसार जो है राष्ट्र क्या है, ठीक है। तो उसने जो व्याख्या की ये उसके टॉप पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इनको याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जुत्सेपी मेस्सिनी कौन था? इटली के एकीकरण में मेस्सिनी के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए, इटली का जो है एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, और उसका जन्म की बात करें तो हम जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था, और वह कार्बोनारी युग के गुप्त संगठन का एक सदस्य भी जो है बन गया था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे जो है बहिष्कृत कर दिया गया था। और इसके बाद मेस्सिनी का जो योगदान है वो आप इसको याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस द्वारा किए गए प्रमुख निर्णयों का विवेचन कीजिए, या इस तरह से कि वियना संधि के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए, उनका उद्देश्य क्या था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है मेजर क्वेश्चन में आता है, यानी कि निबंधात्मक क्वेश्चन में ये आता है, यानी कि 3 या 4 नंबर में ये पूछा जाता है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारे पास भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के विरोध में क्या क्या कदम उठाए। यानी कि जो रोलेट एक्ट था उसको खत्म करने के लिए जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे उस पर अंग्रेज सरकार ने क्या कदम उठाए। तो देखिए, अंग्रेज सरकार ने जो है रैलियों और जुलूसों पर रोक लगा दी थी, और अमृतसर के स्थानीय नेताओं का विरोध किया गया था, और दिल्ली में जो है महात्मा गांधी के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, आप इस क्वेश्चन को कर लेना जिसमें आपके 3-4 क्वेश्चन कवर होते हैं। जैसे 1 नंबर में आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ या कहाँ पर हुआ, इसका कारण क्या था, तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में जो है आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, जलियांवाला बाग की दुर्घटना अमृतसर में 1919 में वैसाखी वाले दिन हुई। इस दिन अमृतसर की जनता जलियांवाला बाग में एक सभा कर रही थी। तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का जो है आदेश दे दिया। इससे सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई और सैकड़ों घायल हुए। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति क्यों अपनाई। तो देखिए, गांधी जी ये सोच, यानी कि गांधी जी का ये विचार था कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के कारण जो है चल रहा है, यदि भारतवासी अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर जो है ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसी कारण से जो है गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग की जो है नीति अपनाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और इसमें जो है गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, या खिलाफत आंदोलन क्या था इसके महत्व को बताइए।
अब देखिए सामाजिक में जो है, सामाजिक में आप जो ये से अथवा में लिखा हुआ है, तो इससे आपको ये समझ में आता है कि सामाजिक में जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाती है। जैसे कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जैसे कोई संजीव गाइड है, संजीव गाइड है तो सर उसमें से क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं भाई। संजीव पासबुक में से बोर्ड में भी और अर्धवार्षिक में तो उसमें से ही आते हैं, और बोर्ड में भी उसमें से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो है क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज देखो चेंज करते हैं, लैंग्वेज चेंज की जाती है, तो वो उसी में से होता है। हालांकि एग्जामिनर जो है डायरेक्ट इसमें से नहीं उठाता कि इसी को दे दे, लेकिन जो क्वेश्चन होता है उसकी थोड़ी सी जो है वहाँ पर वो भाषा चेंज हो जाती है, तो उस वजह से बच्चे ये सोचते हैं कि इस पासबुक में से कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपके पास जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। क्लियर। अब जो संजीव पासबुक या कोई से भी आपके पास गाइड है, उसमें जो आपकी किताबें हैं उसी के बेस पर जो है क्वेश्चन बनाए गए या सिलेबस लिया गया है, तो आना तो उसी में से है। तो इस वजह से आप ये ना सोचें कि किसी गाइड से क्वेश्चन नहीं आते, गाइड से सारे क्वेश्चन जो है आपके मिल जाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई से भी गाइड पढ़ो, आप संजीव पढ़ो, एक्सीलेंट पढ़ो, कोई से भी आप पढ़ सकते हो, सब में से जो है क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर ही देख लो आपके, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या इस यहाँ पर दे दिया खिलाफत आंदोलन क्या था। क्वेश्चन एक ही है, इस वजह से तो है इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन जो है वो एक ही रहता है। तो खिलाफत आंदोलन का जो अर्थ है यहाँ पर लिखा, और इसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी। तो गांधी जी ने देखिए क्या था इसमें कि गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों में जो एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया था। और सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने दूसरे कांग्रेसी नेताओं को इस बात पर भी राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए और इस समझौते की जो है प्रमुख बातें क्या थी। तो देखिए 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और इसकी मुख्य बातें थी वो ये थी कि गांधी जी जो है लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को जो है सहमत हो गए, और ब्रिटिश सरकार जो है राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। इसके बाद है गांधी जी की नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना तथा गतिविधि को बताइए। तो देखिए नमक आंदोलन ये आप कर सकते हो, नमक यात्रा के बारे में है। इसके बाद है कि रोलेट एक्ट क्या था। गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। या ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय क्यों लिया, इसका विरोध किस प्रकार किया, व्याख्या कीजिए। तो देखिए रोलेट एक्ट क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार बड़ी चिंतित थी, और उसने राष्ट्रवादियों के दमन के लिए जो है एक कठोर कानून बनाने का निश्चय किया। और मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट जो है पारित किया, और इस कानून के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का जो है अधिकार मिल गया था। इससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो देखिए सही बात है, जैसे मान लो अभी हमारे ऊपर कोई लागू करे, जैसे मान लो हम राजनेता है किसी भी पार्टी के, और जो सत्ता पक्ष जो है वो ये कानून लाए कि इनको बिना कोई कारण के 2 साल तक जेल में बंद कर दो, तो ये तो बहुत बुरा एक्ट था। इस वजह से जो है गांधी जी ने उसका विरोध किया। ठीक है, और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। तो ये आप सब पढ़ लेना इसको। इसके बाद अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए और इस आंदोलन का क्या महत्व था। अब ये क्वेश्चन 3 तरह से या 4 तरह से आपसे पूछा जा सकता है। 3 तरह से तो यही दे रखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसका महत्व बताओ, और 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय कैसे किया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करना। इसके बाद है कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन करने के लिए जो है क्या क्या कार्य किए। यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब जो है अस्पृश्यता को हटाने के लिए, इसको कम करने या बंद करने के लिए जो है क्या प्रयास किए थे। तो देखिए गांधी जी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने जो है अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया, और उन्होंने अछूतों को जो है मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए जो है सत्याग्रह किया। जो है मेला ढोने वालों के काम की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद जो है शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने जो है ऊंची जातियों का आह्वान किया कि
वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को जो है छोड़ें। और उन्होंने दलितों का राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण करने की दिशा में डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट किया, जिसमें जो है दलित वर्गों को जो है प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित जो सीटें हैं वो मिल गई। इसके बाद अगला अगला पार्ट है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो यहाँ पर देखिए इसमें है कि कौन लो क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना। और अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में भारत के कपड़ा निर्यात में जो है कमी क्यों आने लगी थी और किन्हीं 3 कारण। देखिए इसमें क्यों कमी आने लगी थी कि जो है ब्रिटेन में आयातित जो कपड़ों की सीमा पर शुल्क थोप दिया गया, वहाँ महीन भारतीय कपास का आय जो है कम होने लगा और ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़ों के लिए नए नए जो है बाजार ढूंढने लगे। और ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भी भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बाहरी प्रतिस्पर्धा का जो है सामना करना पड़ा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन को आर्थिक संकट का सामना क्यों करना पड़ा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह कब तक चली। महामंदी की 2 विशेषताएं और 2 कारण बताइए। या आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण बताइए। या आर्थिक महामंदी क्या थी, अमेरिका पर पड़े इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद जो है अगला पार्ट है औद्योगिकरण का युग। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आदि औद्योगिकरण क्या है। भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार जो है नियंत्रण किया। तो देखिए नियंत्रण किस प्रकार किया था, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कंपनी ने जो है बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए जो है वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें जो है गुमास्ता कहा जाता था। और कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर जो है पाबंदी लगा दी। और जिन बुनकरों द्वारा कंपनी से कर्ज लिया जाता था, उन्हें अपना बनाया वो कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। या 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसके बाद अगला पार्ट है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के भारत में मुद्रण संस्कृति का महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के यूरोप में बच्चों, महिलाओं और मजदूरों के रूप में नए पाठक वर्ग का किस प्रकार से जो है विकास हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण युग से पहले भारत में सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का चलन जो है किस प्रकार प्रारंभ हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करना। तो इस तरह से जो है आपकी ये इतिहास की जो बुक है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद आपकी सेकंड बुक इसमें चलती है भूगोल, जिसका नाम है समकालीन भारत 2। ठीक है, इसमें हमारा पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। इसका पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संसाधन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए संसाधन क्या होते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। इसके बाद आपसे काली मृदा की 2 विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो देखिए काली मृदा जो है काले रंग की होती है, यह बहुत महीन कणों से बनी होती है और इसकी नमी धारण करने की क्षमता भी जो है बहुत अधिक होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोषण तथा चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। एजेंडा 21 से क्या अभिप्राय है, इसको भी आप कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। और रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, इसको भी आप कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक रूप से जो है फैली हुई है या पाई जाती है, ऐसी मृदा की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए भारत में जो है जलोढ़ मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और इसकी 4 विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर 6 लिखी हुई हैं, आप 4 भी याद कर सकते हैं या 6 भी याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके कारण व संसारण के उपाय लिखिए। देखिए 2022 में आया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करें। और इसके बाद देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं, स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक तथा इसे नियंत्रण करने के उपाय बताइए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 4 कारकों को लिखिए। और अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त जातियों पर जो है एक
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए संकटग्रस्त जातियां क्या होती है, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा होता है वो संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। और यह विषम परिस्थितियां अभी भी जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे ये जातियां जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गेंडा है, शेर है, एक पूंछ वाला शेर, पूंछ वाला बंदर, कुछ मिसप्रिंट यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जो जातियां हैं, प्रजातियां, उनको बचाने के उपाय। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त एवं लुप्त जातियों में कोई दो अंतर बताइए। और इसके बाद है सुवेद्य एवं संकटग्रस्त जातियों में कोई दो अंतर बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना। इसके बाद अगला है कि भारत में वन्य जीवन के ह्रास पर भौगोलिक निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में वन्य जीवन के ह्रास के कारण क्या है और किस प्रकार इनका जो है उपाय किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए तथा इससे हुए परिणामों की जो है उल्लेख कीजिए। और इसके बाद जो अगला पार्ट है हमारा जल संसाधन, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आता है बाढ़ से बचाव के 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद है वर्षा जल संग्रहण को हेतु बनाए जाने वाले टाँका की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पर ये जो टाँका है इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। तो लाभ और हानि लिखनी है बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो है पार्ट है कृषि, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए तथा मुख्य रोपण फसलों के नाम बताइए। तो देखिए रोपण कृषि क्या होती है, यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। इसके अंतर्गत लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल जो है बोई जाती है और यह उद्योग तथा कृषि के मध्य एक अंतरपृष्ठ होती है। इसके बाद देखिए कर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए ये क्या होती है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि में किसान जो है जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। और जब मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर कृषि के लिए दूसरी भूमि का टुकड़ा साफ करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेजर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के प्रमुख प्रकार बताइए और प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में गहन जीविका कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आपका अगला पार्ट है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। अगला क्वेश्चन है खनन मजदूरों तथा वातावरण पर खनन का क्या प्रभाव पड़ता है, किन्हीं 4 को स्पष्ट कीजिए। यह खनन का श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव बताइए। क्लियर, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना। इसके बाद है कोयले के निर्माण और प्रकार, यानी कि कोयले का निर्माण किस तरह से होता है और कोयले के कौन कौन से प्रकार है। पहला है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट, इनको भी आप याद रखना। इसके बाद है कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता तथा उपायों का जो है वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला पार्ट है विनिर्माण उद्योग, इसमें देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति के लिए 2 सुझाव जो है बताइए या दीजिए। तो पहला सुझाव क्या हो सकता है कि बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और पुरानी तथा चलन से बाहर हो चुकी मशीनों को हटाकर नई मशीनरी का उपयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन है भारत में पटसन उद्योग के समक्ष किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। और अगला है भारत में कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए और भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका क्या महत्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग के महत्व पर भौगोलिक निबंध लिखिए। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान का स्पष्ट कीजिए। इसके बाद लास्ट पार्ट है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है भारत के दूर संचार तंत्र की विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगला क्वेश्चन है भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में रेल परिवहन के विकास पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। और इस तरह से ये जो है आपके यहाँ पर भूगोल के क्वेश्चन भी जो है पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने इसमें जो है एक आपकी इतिहास और एक जो है हमारी
भूगोल की बुक है उसके हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो है कवर करे हैं। और इन क्वेश्चनों में देखो आपके पास सामाजिक में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं और सिलेबस भी आपका लगभग जो है अपेक्षाकृत बाकी से बड़ा रहता है और किताबें भी आपके इसमें 4 हैं और इनको याद करना भी थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अन्य महत्वपूर्ण में से हमने ये लिए हैं, तो इनको आप ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है या आप पढ़ सकते हैं तो बाकी जो और क्वेश्चन है जिनको आप याद कर सकते हैं उनको भी आप ज़रूर याद करें, क्योंकि यहाँ से हम जो बनाते हैं उसमें से आपके मेरिट तो आती नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने बहुत ज़्यादा अच्छे तो आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये बस आपकी हेल्प करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आप पढ़ें कौन से ना पढ़ें उसके लिए। और इसके बाद जो है हम वार्षिक परीक्षा के लिए आपको अलग से तैयारी करवाएंगे। ये क्वेश्चन हमने जो है आपको अर्धवार्षिक के लिए बताए, क्लियर। और इसके बाद जो है हम आपको पार्ट 2 में आपकी जो 2 बुकें बची हुई हैं उनको हम यहाँ पर कवर करवाएंगे।